प्रेस के, मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। जैसा अविनाश भाई ने बताया, भारत जोड़ो अभियान की तरफ से ये प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है और देश भर के आंदोलनकारियों के लिए नागपुर सामाजिक न्याय की भूमि है। आजकल पिछले 10-15 साल से देश में नागपुर के बारे में एक दूसरा मुहावरा चल निकला है। हम उसमें विश्वास नहीं करते। हमारे लिए आज भी ये बाबा साहेब की भूमि है, सामाजिक न्याय की भूमि है। और इस अवसर पे मैं भारत जोड़ो अभियान की तरफ से यहाँ नागपुर के, विदर्भ के, महाराष्ट्र के सभी साथियों को वंदन करता हूँ। भारत जोड़ो अभियान देश भर के जन आंदोलनों और जन संगठनों का एक प्लेटफॉर्म है, एक फोरम है, गठबंधन नहीं है। देश के जितने भी संगठन, दलित, आदिवासी, महिला अधिकार, अल्पसंख्यक, युवा, बेरोजगारी पे करने वाले, किसान के साथ काम करने वाले, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, तमाम मुद्दों पे जनता के साथ संघर्ष करने वाले जितने भी संगठन हैं, जो महसूस करते हैं कि इस वक्त संविधान पे, देश पे, लोकतंत्र पे, गणतंत्र पे खतरा है, उन तमाम समूहों ने फरवरी 2023 में 2023 फरवरी में ये फैसला किया था कि हम भारत जोड़ो अभियान नामक एक मंच बनाएंगे, जिसके जरिए हम सब एक साथ मिलकर अपनी ऊर्जा इस लोकतंत्र और गणतंत्र पे आसन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए लगाएंगे। तब से अब तक भारत जोड़ो अभियान की भूमिका ये रही है कि हम खुद चुनाव न लड़ते हैं न लड़ेंगे। हम में से कुछ साथी अपेक्षाकृत छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के भी थे। उन्होंने भी कहा कि हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। इस समय जो देश पर खतरा है, केवल उसका मुकाबला करने के लिए हम अपनी पूरी ऊर्जा लगाएंगे। ये काम हमने कर्नाटका में किया, विधानसभा चुनाव में, तेलंगाना में किया, मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में किया और उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव में 543 में से 150 सीट पर भारत जोड़ो अभियान के साथियों ने काम किया। मुझे बेहद खुशी है कि महाराष्ट्र की 48 में से 26 सीट पर हमने ये काम किया। महाराष्ट्र हमारे काम का सबसे सघन क्षेत्र था। मैं ये नहीं कहता कि हमारे कारण परिणाम आए, इस देश की जनता के कारण परिणाम आए, उसमें हमने भी अपना योगदान किया। लोकसभा चुनाव ने इस देश में संविधान, लोकतंत्र, गणतंत्र पर आसन्न खतरे पर एक ब्रेक लगाई, लेकिन काम अधूरा था। उसने जो तानाशाही की तरफ देश बढ़ रहा था, उस पे टेम्परेरी ब्रेक जरूर लगाया, लेकिन गाड़ी रिवर्स नहीं हुई है। और अभी जिस रास्ते पे हम 15 अगस्त 1947 को चलना शुरू हुए थे, उस रास्ते पे वापस आके चलना शुरू नहीं किए। तो भारत जोड़ो अभियान ने तय किया कि हमारा काम अभी अधूरा है, आंशिक काम हुआ है। इसे पूरा करने के लिए हम आने वाले तमाम विधानसभा चुनावों में काम करेंगे। हमने ये काम हरियाणा में किया, हमें सफलता नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को सफलता मिली, लेकिन वहां भारत जोड़ो अभियान का कोई योगदान नहीं था, हमारी वहां उपस्थिति नहीं है। हरियाणा के परिणाम के कारण अब हमारी चुनौती और बढ़ गई है और हमेशा ये देश बड़े बदलाव के लिए महाराष्ट्र की तरफ देखता है।
लोकसभा चुनाव में भी जिन दो बड़े राज्यों ने, देश के दो सबसे बड़े राज्य जिन्होंने इस देश को बचाने का काम किया, वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दोनों ने ये काम किया। आज फिर यही चुनौती महाराष्ट्र में है। याद रखिए, चूंकि पिछले 10 दिन से बार बार बीजेपी की तरफ से ये अभियान, 15 दिन से बीजेपी की तरफ से अब ये अभियान चलाया जा रहा है, मानो हरियाणा के परिणाम ने पूरे लोकसभा चुनाव को भुला दिया है, ऐसा उनका प्रयास रहता है। बीजेपी की एक बात में मैं दाद देता हूं कि वो पत्ते के सहारे सूरज को छुपा सकते हैं। ये क्षमता साधारण लोगों में नहीं होती, लेकिन बीजेपी में है क्षमता। एक पत्ता लेके वो पूरा सूरज ढक सकते हैं। कैसे? सूरज को तो ढक नहीं सकते, पर आपकी आंख के ऊपर पत्ता रख सकते हैं जिससे सूरज छुप जाएगा। तो पिछले 15 दिन से यही प्रयास इस देश में चल रहा है, पत्ते के सहारे सूरज को छुपाने की कोशिश चल रही है। यो भी हरियाणा के संदर्भ में और महाराष्ट्र के संदर्भ में बहुत अंतर है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और बीजेपी बिल्कुल बराबर थे, 5-5। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भी लगभग बराबर थे, 42-46। बस उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। महाराष्ट्र में स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में काफी स्पष्ट बढ़त ली थी और अब चुनौती उस स्पष्ट बढ़त को रोक बनाने की और बढ़ाने की है। यहां बैठ के मैं चुनावी परिणाम के बारे में कोई दावा नहीं करूंगा, कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा। वैसे भी मैंने लोकसभा चुनाव के बाद कान पकड़ के कह दिया था, जब मजबूरी में भविष्यवाणी करनी पड़ी थी। आगे से कभी नहीं करूंगा। ये लोकसभा चुनाव के अगले दिन मैंने बोल दिया था। इतना जरूर कहता हूं कि भारत जोड़ो अभियान के साथ ही महाराष्ट्र हमारा सघन क्षेत्र है और भारत जोड़ो अभियान और उससे जुड़े हुए 6-7 और महाराष्ट्र के जो अभियान है, हमारे साथी बताएंगे सबका नाम, 7-8 अभियानों ने जुड़ के फैसला किया है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा, हमें एक टिकट नहीं चाहिए, हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, बस इस देश का संविधान हमारा कैंडिडेट है और कोई कैंडिडेट नहीं है। हम उसके लिए काम करेंगे। महाराष्ट्र की 288 में से 150 सीट पर हम काम करेंगे। यहाँ विदर्भ में कितनी 62 सीट है, 62 में से 40 सीट पर भारत जोड़ो अभियान के साथ ही काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश ने तानाशाही के विरुद्ध इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जो शुरुआत लोकसभा चुनाव में की है, उसे महाराष्ट्र में एक और गति मिलेगी। हम जानते हैं कि हमारा काम केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। कल को यदि इस देश के प्रत्येक राज्य से बीजेपी की सरकार चली जाए, केंद्र में बीजेपी की सरकार ना रहे, उसके बाद भी हमारी चुनौती अगले 20-25 वर्ष की रहेगी। क्योंकि हमें तो विचार की लड़ाई लड़नी है, हमें संस्कृति की लड़ाई लड़नी है। पिछले 10 साल में या आप कह लीजिए पिछले 30 साल में इस देश में जितना जहर लोगों के मन में डाला गया है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना हमारा काम है। तो हमारी चुनौती तो अगले 25-30 वर्ष की है कम से कम, लेकिन उसकी शुरुआत के लिए, खिड़की खोलने के लिए, रोशनदान खोलने के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है। वो काम करेंगे हम। चुनाव में भारत जोड़ो अभियान ने स्पष्ट भूमिका लेके कहा है, इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार जहां भी होंगे हम उनका समर्थन करेंगे। जहां इंडिया गठबंधन की आपस में नहीं बनती उसका हमारा कोई वो नहीं है। जहां बंगाल में आपकी नहीं बनी वहां हमें चुनना पड़ा फिर, लेकिन जहां इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार देता है, इस वक्त इस देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अनिवार्य है
कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ताच्युत किया जाए और उसकी जगह इंडिया गठबंधन, जो कि संविधान को बचाने के लिए का संकल्प है, सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध है, उसका हम समर्थन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में एक महान जिम्मेवारी रहती है। बाकी सब तो राष्ट्र हैं, आप तो महाराष्ट्र हैं, तो महाराष्ट्र की जिम्मेवारी भी महान होती है। महाराष्ट्र अपनी जिम्मेवारी पूरा करेगा और देश में ये जो बड़ी लड़ाई है उसमें हमें एक सफलता मिलेगी। धन्यवाद। महाराष्ट्र के संदर्भ में यदि कुछ बताना चाहें, यहाँ पे जो भाई संजय मंगला गोपाल, आप भारत जोड़ो अभियान महाराष्ट्र के कन्वीनर्स में से हैं और राष्ट्रीय सचिव भी हैं भारत जोड़ो अभियान के। जैसे योगेंद्र भाई ने बताया, 288 में से करीब 150 सीटों पर भारत जोड़ो अभियान के हमारे गुट काम करना शुरू कर चुके हैं। हम उम्मीदवार की इंतजार नहीं करते हैं, हम कौन से पार्टी को टिकट छूटने वाला है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जो हमारा प्रचार प्रसार का अभियान है वो तुरंत जैसे ही लोकसभा खत्म हुआ चालू हुआ है और वो जारी है। महाराष्ट्र में सिर्फ भारत जोड़ो अभियान काम नहीं कर रहा है, तीस्ता सेटलवाड और उनके सहयोगी वोट फॉर डेमोक्रेसी, निखिल वागड़े, विश्वंभर चौधरी और उनके साथी निर्भय बनो आंदोलन, भारत पाटणकर के लोक मोर्चा, ऐसे महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम, ये हम भारत के लोग, ये सब हम मिलके निर्धार महाराष्ट्राचा असं आम्ही केलेलं आहे। आणि विशेषतः गेल्या महिनाभरामध्ये निवडणुका झारखंड बरोबर, आपल्या हरियाणा काश्मीर बरोबर न घेता ज्या पुढे ढकलल्या गेल्या होत्या, निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून इथल्या शिंदे सरकारला जो संधी केंद्र सरकारने दिली होती, त्या काळात त्यांनी जे घपले करून ठेवलेले आहेत ते घपले उजागर करणं, लाडक्या बहिणीपासून ते काल परवा सर्वोच्च न्यायालयाने जे आदेश स्थगित ठेवलेले आहेत, चुनाव आयोग संहिता जाहीर झाल्यानंतरही जे त्यांनी आदेश काढलेले आहेत, या सगळ्या घोटाळ्यांबाबत आम्ही आमच्या प्रचारामध्ये काम करणार आहोत। आणि आम्हाला खात्री आहे की लोकसभेमध्ये ज्या पद्धतीचं यश महाविकास आघाडीला किंवा इंडिया अलायन्सला मिळालं होतं, त्या स्वरूपाचं यश येत्या विधानसभेमध्ये देखील त्यांना निश्चित मिळणार। आणि हे करत असताना एकच मुद्दा मला सांगायचा आहे की आमच्यासारख्या संघटनांचे कार्यकर्ते जेव्हा काम करतात तेव्हा आमच्याबद्दल बदनामी करणं, आम्हाला अर्बन नक्षल म्हणून हे सामाजिक संघटनावाले राजकारणात काय करतायत असं हिणवणं, अशा प्रकारच्या कारवाया बीजेपी कडनं सुरू झालेल्या आहेत। RSS याच्यामध्ये माहीर आहे अपप्रचार करण्याच्या बाबतीत। आम्हाला असं वाटतं की लोकतंत्र जर प्रभावी करायचं असेल तर सामान्य जनतेने निवडणुकीच्या कामामध्ये सक्रिय होणं ही स्वागतार्ह बाब आहे, याचं स्वागत केलं पाहिजे। आणि भारत जोडो अभियानने जर महत्त्वाचं काम कुठलं केलं असेल तर या देशातली लोकशाहीचं अधिक समृद्ध सशक्त करण्याचं काम भारत जोडो अभियान करत आहे आणि त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या संख्येने लोक आमच्याबरोबर सामील होत आहेत। हे काम या काळामध्ये आणखी गतीने पुढे जाईल। धन्यवाद। काही प्रश्न असतील तर योगेंद्रजी उत्तर देतील। तुमच्या अभियानाला हे आपसची जी गुटबाजी आहे राजकीय पक्षांची, कारण कोणती निवडणूक जिंकणं म्हटलं एक संघपणे, जसं तुमचं अभियान एक संघपणे लढतो, तुम्हाला हे जास्तीत जास्त आज सीट्स निवडून आणायचे आहे, पण ह्याच्यामध्ये जसं काँग्रेसचं उदाहरण घेतलं तर नागपूरच्या सीटमध्येच त्यांच्यामध्ये खूप आपापसात येते, तर हे कसं तुम्ही फेस कराल? तुमच्या अभियानाला तडा नाहीये का गडबाजीचा? आपस में जो सब इतना समझ गया और ये आपको तड़ा मानते नहीं है क्या भारत जोड़ो अभियान के काम को? ये इतने वर्ष महाराष्ट्र में आने के बाद इतनी मराठी समझ आने लग गई है। इसमें जैसे संजय भाई ने कहा, भारत जोड़ो अभियान इसका इंतजार नहीं करता कि किसको टिकट कहाँ मिलेगा, कौन पार्टी को कहाँ मिलेगा और वो किसको टिकट देगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि इंडिया गठबंधन के अंदर इस सवाल को लेके खींचतान होता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि महायुति में भी ये खींचतान होता है। पता नहीं क्यों महाविकास आघाड़ी की खींचतान फ्रंट पेज पे छप जाती है
और महायुक्ति की जो खींचतान है वो छपती नहीं है फ्रंट पेज पे, पता नहीं इसका क्या कारण है। खींचतान बीजेपी के अंदर भी होता है। हम नागपुर में बैठे हैं, मैं तो कई बार सुनता हूं कि नागपुर और दिल्ली में काफी टेंशन रहता है, पता नहीं क्यों वो फ्रंट पेज पे नहीं आता। तो वो जरूर होता होगा, लेकिन तो मैं मान के चलता हूं कि दोनों तरफ है, और मैं मान के चलता हूं कि एक बड़ी राजनीति में ये तमाम चीजें सदैव होती हैं। हमारा काम, भारत जोड़ो अभियान का काम महाविकास अघाड़ी के इस घटक या उस घटक को खींचना नहीं है। हम एक बड़े उद्देश्य को लेके आगे बढ़े हैं, और वो उद्देश्य है संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना। हमारी आशा है कि महाविकास अघाड़ी अधिक से अधिक लोगों, अधिक से अधिक संगठनों और पार्टियों को एकोमोडेट करते हुए जल्द से जल्द एक सर्वसम्मति का फैसला लेगा। लेकिन आप जानती हैं कि राजनीति में आइडियल कंडीशन होती है, अधिक से अधिक पार्टियों को एकोमोडेट किया जाए, जल्द से जल्द फैसला लिया जाए और सर्वसम्मति और बिना विवाद के लिया जाए। ये सब हम चाहते हैं, हम सब अपने परिवार में भी हमेशा चाहते हैं। ऐसा हमेशा होता नहीं है। तो वास्तव की स्थिति में जो होगा, ये मानते हुए कि वो आदर्श के सबसे निकट होगा, ये मानते हुए हम काम करते हैं। और राजनीति में विकट परिस्थिति भी आती है, सरल परिस्थिति भी आती है, दोनों में काम करना है। जैसे मैंने कहा, ना हमें कोई टिकट चाहिए, ना हम कोई घटक हैं, ना हम एक सीट के दावेदार हैं। हम तो पूरे 288 के दावेदार हैं, और हम तो केवल संविधान की टिकट चाहते हैं। यादव सर, हरियाणा के चुनाव में भारत जोड़ो अभियान का खासा परिणाम दिखाई नहीं दिया, कहां पर चूक हुई? हरियाणा में भी, जम्मू कश्मीर में भी, महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी चुनाव लड़ने का काम करते हैं इंडिया घटक की पार्टियां। मैं ऐसा दावा करूं कि जम्मू कश्मीर में हमारी वजह से जीत गया, बिल्कुल झूठ बात होगी। वहाँ पे चुनाव लड़ने का काम मुख्य पार्टियां करती हैं। हम बहुत छोटी भूमिका में रहते हैं, क्योंकि हमारा काम है जनता के बीच में विचारों को ले जाना, और जहाँ जहाँ हमें गैप मिले उन गैप को पूरा करना। तो ना मैं जीत का श्रेय लेना चाहता हूँ, ना हार की जिम्मेवारी केवल हमारे पे आनी चाहिए। हरियाणा में जो हुआ है बहुत विचित्र हुआ है। आप तो शायद हरियाणा के इंचार्ज भी थे तो बेहतर बता सकेंगे। जो हुआ है बहुत विचित्र है, और जो कोई भी गया, और मैं केवल पार्टी वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, आप पत्रकार हैं, आपका जो भी पत्रकार साथी हरियाणा में था उससे पूछिएगा, ये नहीं कि आज क्या कह रहा है, उससे कहिएगा कि चुनाव से पहले तुमने क्या बोला था, जरा मुझे भेज देना वो, है ना। और अगर कोई एक पत्रकार आपको मिल जाए जो चुनाव से पहले कह रहा हो कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है, तो मुझे बता दीजिएगा उसके बारे में। हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं अभी से ये नहीं कह रहा हूँ कि हेराफेरी हुई है, क्योंकि ऐसे सब निष्कर्ष पे तो अंत में पहुँचना चाहिए। सब चीज़ें करने के बाद अंतिम निष्कर्ष ये हो सकता है, लेकिन हरियाणा में जो हुआ है वो बहुत अजीब है, इतना मैं जरूर कहूँ। योगेंद्र जी, ये जो आपका जो नारा है संविधान बचाओ लोकशाही बचाओ, ये लोकसभा इलेक्शन में एक बड़ा नैरेटिव इसका क्रिएट हुआ था। आपको ये लगता है कि असेंबली इलेक्शन में भी यही नारा लोगों तक आपका अपील करेगा, या क्योंकि असेंबली इलेक्शन में बहुत कैंडिडेट छोटे छोटे मुद्दों पे भी लड़ाई करते हैं, तो आपके कहीं पे भी आपके भारत जोड़ो अभियान में उस पे कहीं फोकस नहीं दिखता? जो नारा है वो तो राष्ट्रव्यापी ही रहता है, लेकिन उसे राज्य के संदर्भ में पुनः परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विधानसभा चुनाव बहुत ही स्थानीय मुद्दों पे, कैंडिडेट की छवि पे, सब पे लड़े जाते हैं। हम जैसे संगठनों की भूमिका ये रहती है कि हम उसे, इस बड़े नारे को स्थानीय संदर्भ में पुनः परिभाषित करें। भाई संजय इस पे कुछ कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा, ये कई जगह पर ये बात उठ रही है, इसलिए हमने बहुत विचारपूर्वक में बताया कि जो संविधान का खतरा लोकसभा के समय था, उतना ही गहरा संकट संविधान के बारे में अभी जो महाराष्ट्र में सत्ता में बैठे हैं लोग,
उनके हाथ से भी हो रहा है। मैंने उसका थोड़ा जिक्र किया कि जिस तरीके से आप बता सकते हैं महाराष्ट्र का निर्माण 1960 में हुआ, पिछले इतने सालों में इतने मुख्यमंत्री इतने सत्ता में बैठे लोग हैं, चुनाव के 1 महीना पहले इस तरीके से कहीं भी अगर किसने किया, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या ये संविधान को अनदेखा करना नहीं है? एक बात। दूसरी बात जिसको मैंने कहा कि हम जैसे संगठन और आम लोग, हमारी कोशिश ये है कि आम लोग खड़े हो और राजनीति के बारे में सतर्कता बरताए। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से काम करने वाले हम लोग हैं। चुन के गए हुए उम्मीदवार को वापस बुलाओ, राइट टू रिकॉल, ये आंदोलन हमने किया है। तो इस लोकतांत्रिक तरीके से लोग अगर जागरूक हो रहे हैं, उससे जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी ने हमारे खिलाफ बात की, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने बात की, मैं समझ सकता था। लेकिन परसों हमारे ठाणे में जब प्रधानमंत्री आए, वो भी यही कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल चला रहे हैं आज कांग्रेस पार्टी को। हम लोगों का काम, आपको अगर अर्बन नक्सल जैसा लग रहा है तो ये भी संविधान विरोधी है। तो संविधान को बचाना ये सबसे अहम बात है, क्योंकि अभी आरएसएस की ओर से एक प्रचार चल रहा है, आप किसी भी जाति के हो, आप हिंदू हो, हम सब एक है। वोट के टाइम हम सब एक है और बाकी दुनिया में हम सब एक नहीं है। इस तरह की जो विभाजनवादी प्रवृत्ति है आज के सत्ताधारियों की, ये संविधान विरोधी है। इसलिए संविधान बचाना ये हमारा इस विधानसभा में भी महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। योजनावरून राज्य सरकारचे काट घोषणे, काँग्रेसचे काट घोषणे, याचा कसं त्याच्यामुळे असं आहे की 40% हे मजूर महिला आणि 60% या मध्यमवर्गीय जे आहेत त्यांना हे पैसे मिळत आहेत, त्याला पैशाचे आहेत। काँग्रेसने त्याला समर्थन करावं शकतं। तुम्ही म्हणता की लाडकी बहीण हे कसं, मी सांगतो मुद्दा लाडकी बहीण योजनेपासून असं मी म्हटलं, गेल्या महिनाभरामध्ये ज्या योजना जाहीर झाल्या, मला असं वाटायला लागलंय की काही पर काही संस्थानी किंवा राजेशाही तर आलेले नाही महाराष्ट्रामध्ये। राजाच्या मनात आलं आणि दिलं। ज्या पद्धतीने मुंबईचा टोल टॅक्स, अधिकाऱ्यांनाही ठाऊक नव्हतं की मुंबईचा टोल टॅक्स माफ होणार आहे। तुम्ही जेव्हा करोडो रुपयाचे निर्णय घेता, राज्य शासन, तुम्हाला आम्ही निवडून तिथे बसवलंय ना, आमच्या टॅक्सचा निर्णय तुम्ही घेताय, त्याचं काही विश्लेषण असतं, त्याचा काही अभ्यास असतो, त्याची काही आकडेवारी असते। मला सांगा, या जेवढ्या योजना जाहीर झाल्या याच्यामध्ये कुठेतरी हा सगळा डेटा होता का? आम्ही देखील जेव्हा ठाण्यामध्ये महापालिकेची निवडणूक लढवली होती, आम्ही घोषणा केली होती की सर्वांना सार्वजनिक वाहतूक मोफत देऊ, पण आम्ही पूर्ण आकडेवारी करून दाखवून दिलं होतं की ते कसं शक्य आहे। जे आम आदमी पार्टीने पण काही गोष्टी केल्या, त्याला रेवडी म्हणून संबोधलं गेलं। आमचं म्हणणं एवढंच आहे की ज्या योजना आहे त्याचा अभ्यास, त्याचं विश्लेषण, त्याची आकडेवारी हे न करता जे केलं गेलेलं आहे त्याचा आम्ही पोलखोल करू असं मी सांगेन। प्रक्रिया नाही असं आहे, आमचं म्हणणं हे आहे की स्टेट गव्हर्नमेंट प्रक्रिया टाळत आहे आणि डायरेक्ट करत आहे। तर जसं आपल्या इथल्या निवडणुका त्यांनी ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषदांपर्यंत नगरपालिकांच्या पण केलेल्या नाहीत 2 वर्षापासूनच्या, तर सगळ्या प्रक्रिया टाळून ते नियंत्रण आपल्या हातात ठेवून आपल्या मनमर्जी कारभार करेल। समजा एखादा चांगला पण घोषणा केली समजा, पण प्रोसेसच्या अंतर्गत, प्रक्रियेच्या अंतर्गत नाही केलं तर ते अलोकतांत्रिक नाही आहे का? तुम्ही राज्य शासन कोणत्या बाजूला घेऊन चाललेलं आहे? म्हणजे एक माणूस कोणीतरी किंवा 1-2-4 लोक निर्णय घेतील का? मग तुम्ही सदन कशासाठी ठेवलेलं आहे? तुमचे पावसाळी, हिवाळी, उन्हाळी अधिवेशन कशासाठी होतात? तुम्ही बजेट सँक्शन केलं आणि बजेटच्या नंतर तुमची नवीन योजना आली, सगळ्यात मोठी योजना जी तुम्ही राज्यात आणली, ते बजेटमध्ये होती का पहिल्यांदा? बजेटच्या नंतर कशी काय आली ती योजना? आणि मग तिच्यावर तुम्ही निवडणुका लढता आहे। तर बजेट, एवढी मोठी योजना जर होती तर बजेटच्या आधी त्याचं डिस्कशन व्हायला नको होतं का तुमचं? तर तुम्ही प्रक्रिया टाळता आहे, म्हणजे राज्य शासनाची जी लोकशाही प्रक्रिया आहे त्या प्रक्रियेला तुम्ही बाजूला सारून जर तुम्ही डायरेक्ट असे डिसिजन घेणार असाल तर हे लोकांच्या विरोधात आणि लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातला म्हणजे कट आहे ना हा, या कटाच्या विरोधात लोकांनी उभं झालं पाहिजे ना। तुमच्या ज्ञानामध्ये आरक्षणाचा मुद्दा राहणार नाही का? मराठा आरक्षणाच्या सगळ्याच मुद्द्यांवरती आम्ही भूमिका घेतो आहोत आणि
एकूणात जी भूमिका आमची आहे की जे मागासवर्गीय आहेत त्यांच्यासाठी आरक्षण असलं पाहिजे. अलीकडच्या काळामध्ये आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये देखील आला होता. आरक्षणाबाबत योगेंद्र यादव हे अधिक अधिकारवाणीने याबाबतची आमची राष्ट्रीय भूमिका मांडतील. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राची पण भूमिका येईल आरक्षण के बाद. यादव जी, एक मेरा सवाल है. अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी एक नारा अभी शुरू कर रहे हैं, चलो बुद्ध की ओर. अभी आज से क्या लगता है ये महाराष्ट्र चुनाव पे इसका कितना असर होगा? ऐसे यानी जो बौद्ध समाज पे कितना असर होगा? योगेंद्र जी, पहले मेरे क्वेश्चन का नहीं, मेरा जवाब दीजिए. दोनों दे देंगे, क्या दिक्कत है. आपले इधर और प्रश्न मैं वही कह रहा था ना, आपसात मतभेद नको, युती नीट ठेवा. सिर्फ महाविकास आघाड़ी में मतभेद नहीं होते, सब जगह जीवन में रहते हैं. आरक्षण के प्रश्न पे मैं समझता हूं कि पहली और बुनियादी मांग जो होनी चाहिए वो है जातीय जनगणना की. क्योंकि देखिए, आरक्षण की व्यवस्था इस देश के संविधान से निकली है, सामाजिक न्याय से निकली है. और सामाजिक न्याय और समान अवसर का जो सिद्धांत इस देश के संविधान में दिया गया है, उस समान अवसर के सिद्धांत के एक अपवाद स्वरूप नहीं, उस समान अवसर के सिद्धांत को लागू करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनी है. और सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने, और वैसे भी एक सामान्य बुद्धि से भी सोचें तो ये बात बार बार आई है कि आरक्षण जो भी हो वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, वो प्रमाण के आधार पर होना चाहिए. इसके लिए बार बार सर्वे, सेंसस इत्यादि की बात होती है. इसलिए अब देश में जो जातीय जनगणना की बात उठी है वो बिल्कुल सही मांग है. क्योंकि जातीय जनगणना जब होती है, इसके बारे में काफ़ी भ्रांति है. जातीय जनगणना का अर्थ केवल ये नहीं है कि किस जाति की संख्या क्या है, वो तो वैसे भी अनुमान रहता है, आप पत्रकार हैं, आपको अनुमान होगा इन चीज़ों का. जातीय जनगणना का महत्व ये है कि किस जाति की, किस क्षेत्र में, किस ब्लॉक में, किस गांव में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक अवस्था क्या है, उसके प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध होते हैं. उसके आधार पर जो फैसला किया जाए वो उचित होगा. तो महाराष्ट्र में, और मेरी हमेशा कहा है, मैंने बार बार कहा है कि आरक्षण का फैसला सड़क पे लाठी तलवार से क्यों हो. ये फैसला एक सभ्य समाज में, एक देश में जो कि सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है, उस देश में ये फैसला प्रमाण से हो सकता है. तो मैं समझता हूँ जाति जनगणना करवाइए. यदि जातीय जनगणना में ये पता लगता है कि जो समूह महाराष्ट्र में आज आरक्षण की मांग कर रहा है उसकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक अवस्था जो है वो सामान्य से बदतर है, या जिन लोगों को आज आरक्षण मिला हुआ है उनके समकक्ष है, तो बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए, है ना. ये फैसला केवल और केवल सड़क पे और केवल चुनाव के समय किया जाए, ये शायद तर्कसंगत नहीं. एक मिनट, नहीं, आपका सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो नाराज हो जाएंगे. भगवान बुद्ध इस दुनिया में कोई 3000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले आए थे. और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री भी इस दुनिया में 75 वर्ष पहले अवतरित हुए थे, है ना. तो इस देश को 2500 साल का समय मिला है भगवान बुद्ध को जानने, पहचानने में का. प्रधानमंत्री जिस संगठनों से हैं उन्हें 100 साल का ये अवसर रहा है. स्वयं प्रधानमंत्री को 75 नहीं, 75 में से 15 घटा दीजिए, 60 वर्ष का अवसर तो रहा है. वो कहते हैं उनका खुद का इतना अनुभव है. तो 60 वर्ष के अनुभव के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति महाराष्ट्र चुनाव से कुछ सप्ताह पहले हुई है. इसके बारे में क्या कहा जाए. मैं यही कह सकता हूं कि जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो पेड़ के पास मैं भी जाना चाहता हूं और इस पूरे देश को ले जाना चाहता हूं. बोधित्व की प्राप्ति अब उसी पेड़ के नीचे होगी.
जी। हरियाणा में आप बोले हमें विफलता मिली, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने बोले पत्रकार पहले बोले थे कि कांग्रेस आने वाली है और बाद में भारतीय जनता पार्टी आ गई, तो क्या लगता है वहाँ पे ईवीएम का घोटाला हुआ है या कुछ और कारण है जिसके कारण आपकी पार्टी हार गई? देखिए, ईवीएम का प्रश्न बहुत गंभीर प्रश्न है और चूंकि गंभीर है इसलिए मैं उस पर ताबड़तोड़ और हड़बड़ी में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं कुछ बुनियादी बातें कहना चाहता हूं जिसके बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता। 4 बुनियादी बातें हैं। नंबर 1, ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इस पे आप मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए, मैं तो क्या जानता हूँ, मैं तो बिल्कुल एलिमेंट्री कक्षा 10 की मैथमेटिक्स साइंस जानता हूँ। लेकिन कम से कम इस प्रश्न पे आप एलन मस्क पे विश्वास कीजिए, जो ट्विटर चलाते हैं, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा उन्होंने परसों ही कहा है कि दुनिया की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मैं भरोसा नहीं करूंगा। अगर वो भरोसा नहीं करते तो मैं भरोसा करने वाला कौन होता हूँ भाई? ये तो इंजीनियर है, मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ। लेकिन इन चीज़ों पे मैं, जो सबसे शातिर लोग होते हैं उन पे भरोसा करता हूँ, शरीफ लोगों पे कम भरोसा करता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग इस वक्त सत्ता में हैं उनका कोई दीन ईमान नहीं है। ऐसी बात कांग्रेस वालों के मुंह से मैं नहीं सुनूंगा। इसके लिए उनके नागपुर वाले जो है ना, उनसे पूछ लेना नंबर 1 और नंबर 2 के बारे में, वो बता देंगे। आपको बताते ही होंगे, आप सब नागपुर वाले, आपको पता होगा नंबर 1 नंबर 2 के बारे में उनकी क्या विचार है। उन पे भरोसा कर लेना। दुनिया मानती है कि उनमें कोई दीन ईमान नहीं है। नंबर 3, जिस पे आप मेरा सर्टिफिकेट ले सकते हो, क्योंकि एक ज़माने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे, पूरे दुनिया के इलेक्शन कमिश्नर्स आए थे, ये 2002 की बात है, जब भारत के चुनाव आयोग 50 वर्ष का हो गया था, तो भारत के चुनाव आयोग ने अपना 50वां बर्थडे मनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और इलेक्शन कमीशन ने मुझे बुलाया था। दुनिया भर के चुनाव आयुक्त आए थे उनको समझाने के लिए कि भारत का चुनाव आयोग कितना महान है, और मैंने भाषण भी दिया था। तो मेरी थोड़ी सी हैसियत है उस पर कहने की कि इस वक्त जो चुनाव आयोग है उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ क्यों नहीं हुए, पूछ लीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो ये तीसरा तथ्य है। और चौथा तथ्य, जिसकी पुष्टि मैं इनसे कर सकता हूं, संसद से कर सकता हूं, सब तरफ से कर सकता हूं, कि इस देश की विपक्षी पार्टियों ने एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार अब कहा है कि उन्हें ईवीएम में विश्वास नहीं है। आज की व्यवस्था में चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने एक रेजोल्यूशन पास करके कहा था कि ईवीएम में परिवर्तन होना चाहिए। ईवीएम की जो पर्ची है वो आप वोटर के हाथ में दे दीजिए, वोटर उस पर्ची को डब्बे में डाल दे और आप उस पर्ची की गिनती कर लीजिए, हमें स्वीकार है। तो 4 बातें हैं। नंबर 1, दुनिया की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में मैनिपुलेशन संभव है। नंबर 2, जो सत्ता में बैठे हैं वो कुछ भी करवा सकते हैं। नंबर 3, जो इलेक्शन में कमीशन में बैठे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 4, विपक्ष को इसमें भरोसा नहीं है। इन 4 चीज़ों को यदि हम जोड़ दें तो इतना निष्कर्ष, इससे साबित ये नहीं होता कि ईवीएम गड़बड़ी के कारण हरियाणा में कुछ हुआ। मैं ऐसा कहना नहीं चाहता अभी, जब तक मेरे पास प्रमाण नहीं होंगे मैं नहीं कहूँगा। लेकिन इससे ये साबित जरूर होता है कि आज की जो ईवीएम की पद्धति है उसमें संशोधन करना अनिवार्य है। और संशोधन ये कि हम उसको वीवीपैट बोलते हैं, वोटर वेरिफिकेशन, लेकिन दरअसल वेरिफिकेशन है नहीं इसमें। आप वोट डालते हैं, एक बत्ती जलती है, आप 8 सेकंड के लिए उसको पर्ची को देखते हैं, फिर पर्ची चली जाती है, उस पर्ची की गिनती कोई नहीं करता है ना। तो ऐसे में इसमें वोटर को वेरिफिकेशन का तरीका होना चाहिए जिससे वोटर स्वयं कह सके हाँ मैंने जिसे वोट दिया वो ये है
और फिर उसकी गिनती। जब तक ये नहीं होता तब तक इस देश में इसका समाधान नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने संसद में कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीत जाएं तब भी मैं कहूंगा मुझे इस व्यवस्था में विश्वास नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में ये न्यूनतम अनिवार्यता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को वोट की पद्धति स्वीकार्य हो। ये एक न्यूनतम लोकतंत्र का है, इसलिए मैं कहता हूं कि उसमें परिवर्तन होना चाहिए। भारत का जो प्राण है वो हिंसक सत्याग्रह और आंदोलन में बसता है। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत में आए, वो घूमे, पैदल यात्राएं की, थर्ड क्लास रेलवे घूमे, तो उन्होंने जन को देखा, सामान्य जन को देखा। उन्होंने सबसे पहले जो आंदोलन किए वो किसान आंदोलन किए, चंपारण खेड़ा का आंदोलन। प्रश्न क्या? सर प्रश्न मेरा ये है कि जैसे गांधी जी ने भारत की आजादी की नींव किसान आंदोलन से चालू की थी, हम लोगों को भी यह आशा जगी थी कि फिलहाल में हुए जो किसान आंदोलन है वो देशव्यापी आंदोलन हो गया। और जैसे गांधी जी ने एक जन को पूरे देश को जोड़ा था उस आंदोलन से, तो ये किसान आंदोलन भी पूरे देश से जुड़ेगा। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने आंदोलन को ही, वो पूरे कंसेप्ट को ही आंदोलन जीवी करार दे दिया गया। और उसमें ऐसे अंग्रेजों के जमाने में भी वो गांधी जी के आंदोलन को बहुत अच्छे नाम नहीं देते थे, वो भी गांधी जी के आंदोलन को अराजक बताते थे। तो सरकार क्या कहती है आंदोलनों के बारे में, उससे तो मैं कोई विचलित नहीं होता। मैं समझता हूँ खास तौर पे वो सरकार जिसे इस देश के सबसे बड़े आंदोलन में एक बूंद कंट्रीब्यूट नहीं किया। ये देश आंदोलन की नींव पर बना है, वो था राष्ट्रीय आंदोलन। जिस आरएसएस, बीजेपी और उनके पुरखों ने इस देश की आज़ादी के आंदोलन में एक बूंद खून का नहीं दिया, वो आंदोलन की आलोचना करें तो मुझे हंसी आती है। मुझे लगता है इन लोगों ने कभी आंदोलन का महत्व नहीं समझा, उससे आंदोलन कभी विचलित नहीं होता। किसानों का आंदोलन निश्चित ही राष्ट्रव्यापी बनेगा। अभी तो शुरुआत हुई है, आप आगे आगे देखते जाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।